हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता ई सरल से और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम आज एक नए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो भाई सी वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये भी एक वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है एंगल है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब ये वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर कैसे देते हैं? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर लाइज अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी एंड इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ए और बी वेक्टर जो प्लेन बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है और राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देते हैं। हमको पता है राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं। राइट हैंड लाइए, पहले वेक्टर ए के अलोंग हाथ रखिए, बी के अराउंड घुमाइए, जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, जो कि इस केस में देखिए आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो वो डायरेक्शन हो गया सी वेक्टर का। राइट हैंड से लगाते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए की तरफ ये रखा, बी की तरफ घुमाया, अंगूठा सी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। राइट हैंड से लगाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आई जे के, ये हमको पता है सर्कुलर में गोला बनाते हैं ये ऐसे आई जे के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप होता है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, क्योंकि आई के बाद जे आ रहा है तो ये के कैप हो जाएगा। जे क्रॉस के आई कैप होता है एंड के क्रॉस आई जे कैप होता है। के क्रॉस आई जे कैप होता है। सर जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई, देखिए जे के बाद आई आ रहा है, यहां पर माइनस के कैप आएगा, क्योंकि आई के बाद इधर देखिए आई के बाद देख लीजिए जे आना चाहिए था लेकिन के आ रहा है तो माइनस के कैप आएगा। सर्कुलर ये जो सीक्वेंस है बिगड़ गई ना, इसलिए माइनस के कैप। के क्रॉस जे, के बाद तो आई आना चाहिए था इसलिए ये माइनस आई कैप। आई क्रॉस के आई के बाद तो जे आना चाहिए था लेकिन क्या आ गया तो ये माइनस जे कैप, ठीक है। आई क्रॉस आई, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, रिवाइज्ड। अब बायो-सावर्ट लॉ देखते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है भाई, उसका एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, डीएल लेंथ का छोटा एलिमेंट लेते हैं। इसके चक्कर में पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? इसके चक्कर में पॉइंट पी पर आर वेक्टर है ये, कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? ये बायो-सावर्ट लॉ देता है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब देखो तो भाई इसमें आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर पी विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये पी का पोजीशन वेक्टर है। आई करंट है स्टार में। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की और -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 4 पाई इंटू 10 की और -7 होती है एसआई यूनिट में, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लें जरूर से, ठीक है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला होती है, टेस्ला, ठीक है ना। टेस्ला साहब के सम्मान में रखी गई है, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट गॉस होता है, ठीक है। 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट वायर है, आई करंट जा रहा है, ठीक है ना। पी पॉइंट पे कितनी फील्ड होती है भाई? परपेंडिकुलर खींच दी, आर डिस्टेंसेस पी पॉइंट का इस वायर से, ठीक है ना। कोनों से पी पॉइंट को मिला दिया, एंगल लिख ले θ1 θ2। तो जो बी आती है वो आती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। समझ गए? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, इतने मैग्नीट्यूड की आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर। आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब अगर हम एक वायर के चक्कर में फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें बेसिकली, तो कैसे देखेंगे? मैग्नीट्यूड तो देख लिया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। डायरेक्शन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? इसके चक्कर में राइट हैंड की मदद से हम डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? देखो वायर को राइट हैंड से पकड़ लो, आप अपने राइट हैंड से वायर को पकड़ लो सच दैट जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में जाए। तो जो फिंगर्स घुमाने का डायरेक्शन होता है ना, फिंगर्स घुमाने का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। हमने इसे मच्छर उड़ाने के कंसेप्ट से सीखा था। देखो ये वायर है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करो, आप अपना राइट हैंड लाओ अपना राइट हैंड, उससे वायर को पकड़ो, पकड़ लिया, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, पकड़ लिया। अब इधर
इधर की साइड में मच्छर बैठा है भाई, इधर की साइड में फील्ड निकालिए, मच्छर बैठा है, मच्छर उड़ाओगे, किधर उड़ेगा मच्छर, किधर उड़ेगा मच्छर, मच्छर उड़ेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहाँ देखें अंदर की तरफ। यहाँ मच्छर बैठा है भाई, राइट हैंड लाओ, इधर मच्छर बैठा है, उसको उड़ाओगे तो वो आपका जो है बाहर की तरफ उड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल की मदद से निकाल लिया हमने ये, ठीक। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात भाई। अब एक अगर हम स्ट्रेट वायर ऐसे लें, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके चक्कर में कैसे फील्ड होगी, इसके चक्कर में ऐसे फील्ड होगी भाई। इसको ऐसे पकड़ लो आप, इसको ऐसे पकड़ लो, ऊपर फील्ड निकालनी है आपको, यहाँ पर फील्ड निकालनी है। राइट हैंड में पहले वायर को पकड़ लो अंगूठा, सच दैट करंट के अलॉन्ग जा रहा है, यहाँ पर फील्ड निकालनी, मच्छर बैठा है, मच्छर उड़ाओ अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ मच्छर उड़ेगा, यहाँ पर जो है अंदर की तरफ मच्छर उड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ देखेंगे तो बाहर की तरफ में मच्छर उड़ेगा। तो यहाँ पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के चक्कर में देखते हैं। तो हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया फाइनाइट वायर के चक्कर में। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के चक्कर में देखते हैं। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक साइड से इनफाइनाइट, इसके सामने पॉइंट P है, ये r डिस्टेंस है। तो यार म्यू नॉट I/4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, एक एंगल जो है वो तो 90 डिग्री है, थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 0 डिग्री है, 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन 90 डिग्री 1, तो ये आ गई म्यू नॉट I/4 पाई r। सेमी इनफाइनाइट वायर के चक्कर में म्यू नॉट I/4 पाई r की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसके चक्कर में डायरेक्शन इधर देखेंगे तो वायर को पकड़ो, मच्छर उड़ाओ, अंदर की तरफ उड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ गई है, समझ गए। म्यू नॉट I/4 पाई r। सर इनफाइनाइट वायर के चक्कर में कितना होगा? इनफाइनाइट वायर के चक्कर में जस्ट इससे डबल होगा। क्यों भैया? क्योंकि ऊपर भी 90 डिग्री नीचे भी 90 डिग्री, तो 1 + 1 2, ठीक है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट I/2 पाई r, म्यू नॉट I/2 पाई r, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। म्यू नॉट I/2 पाई r इनफाइनाइट वायर के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। रिवाइज होगा, देखो खट 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 हम फॉर्मूलेज रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। म्यू नॉट I/2 पाई r इनफाइनाइट वायर के चक्कर में होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ ग्राफ्स भी रिवाइज कर लेते हैं यार। एक तार है, मान लो बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है इस तार के चक्कर में। तो ये इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? देखो इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होती है। मान लो 2 एम्पियर का तार है जो बाहर की तरफ आ रहा है, म्यू नॉट I/2 पाई r, r डिस्टेंस की दूरी पर, तो r टेंड टू 0, b टेंड टू इनफाइनाइट एंड r टेंड टू इन्फिनिटी, b टेंड टू 0। तो देखो इसका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ये हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। एक सिंगल वायर के चक्कर में वायर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है बेसिकली, ये ऐसा ग्राफ आएगा। बिल्कुल पास आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्लोज टू इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया हमने, या राइट साइड को नहीं, ऊपर को पॉजिटिव लिया है, ऊपर को पॉजिटिव लिया है। यार तार यूं जा रहा है भाई, तार यूं जा रहा है, तो हम जब लगाएंगे तो वो मच्छर ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो इधर मच्छर ऊपर की तरफ उड़ेगा, इधर मच्छर नीचे की तरफ उड़ेगा। देखो इधर जो है अंगूठे से, राइट हैंड से तार को पकड़ा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग मच्छर उड़ाया, इधर नीचे इधर ऊपर, इसलिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। रिवाइज हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। सर 2 तार हो, अभी 2 तार हो, देखो ये 2 एम्पियर का करंट बाहर की तरफ और ये भी 2 एम्पियर का करंट बाहर की तरफ, ये रखे हुए हैं ये, ठीक है ना, पास पास में रखे हुए। तो इसके चक्कर में जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है और फिर ऐसा आता है। कैसे करते हैं इसको? हमने पूरी थ्योरी में इसको समझ के रख रखा है। अगर आपको इसकी पूरी थ्योरी समझनी है ना, तो आप पूरा लेक्चर देखें, वो आपको ई-सरल ऐप पे मिलेगा। ई-सरल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसका पूरा लेक्चर जो है आप समझ रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से समझाया हुआ है कि ग्राफ ये कैसे बनाए जाते हैं। यार देखो अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें फास्ट रिवीजन करना है, एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, इसके पास में जाके देख लो। इनफाइनाइट, इसका प्रकोप ज्यादा रहेगा तो इनफाइनाइट पे, फिर दोनों का प्रकोप नेगेटिव क्या, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा वो, तो इसलिए ग्राफ ऐसा आ गया। यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये ग्राफ आ गया। इसके चक्कर में देखो, इसके चक्कर में फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, और दूर जाएंगे तो नेगेटिव रहेगी, तो ये ऐसा ग्राफ आ गया। इसके पास में जाएंगे ऊपर, इसके पास में जाएंगे नीचे, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक करंट बाहर एक करंट अंदर,
ये करंट बाहर, ये करंट अंदर, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, चलिए रिवाइज हो गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड वायर के एक्सिस पर ही कितनी होती है। एक्सिस मतलब वायर के लाइन जॉइनिंग पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट बी पर वो 0 होगी, क्योंकि ये इसी के लाइन में आ रहा है। तो वायर की लाइन में कोई से भी पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल 0 है। यार ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर भी यही है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए 0 आती है फील्ड। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं जरा अपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो एक स्ट्रेट वायर के चक्कर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर विद देयर सेंटर्स ऑन दी वायर। तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका जो सेंटर है वो वायर पे लाई कर रहा है, ये इनका सेंटर है, देखो ये इनका सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण से। ठीक है, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पे टेंजेंट बनाएंगे ना, इस पे टेंजेंट बनाएंगे अगर अपन, जैसे इस पे अगर हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। लगता है इसमें भी राइट हैंड रूल है। मान लो कि भाई करंट यूं जा रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने वायर को ऐसे पकड़ा, तो इस वाली साइड में अंदर की तरफ, इस वाली साइड में अंदर की तरफ, इस वाली साइड में बाहर की तरफ। तो ये जो लाइन होगी ना, इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो इसके अलोंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वो राइट हैंड रूल से लगा सकते हैं कि अंदर होगी कि बाहर होगी। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। देखिए कंटिन्यूअस है ये, कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको और विजुलाइज करके देखें ना। अगर ये तार सीधा होता, देखो अगर ये तार सीधा होता ना, यूं होता तार, ये बेसिकली यूं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी कुछ ऐसी दिखती। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसी हो जाती। तार बाहर है, मान लो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट को ऐसे पकड़ लेंगे अपन, राइट हैंड से करंट को ऐसे पकड़ा, अंगूठा बाहर की तरफ, इधर से मच्छर ऊपर उड़ेगा, तो इधर से मच्छर ऊपर उड़ेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। इधर आ जाएंगे हम तो मच्छर नीचे की तरफ उड़ेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। ऊपर करेंगे तो मच्छर इधर लेफ्ट में उड़ेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई। इधर नीचे जाएंगे तो मच्छर राइट में उड़ेंगे, देखो। ठीक है, समझ गए। तो देखो ये डायरेक्शन भी होगी, इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के चक्कर में क्या रिवाइज करा हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं जिनका सेंटर वायर पे होता है, और टेंजेंट बनाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए अभी हमने स्ट्रेट वायर के चक्कर में तो मैग्नेटिक फील्ड देख ली। अब अगर मान लो वायर जो है सर्कुलर हो तो उसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। भाई जैसे ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, सेंटर है O, रेडियस है R, करंट जा रहा है I। हर एलिमेंट के चक्कर में सेंटर O पे फील्ड होगी। राइट हैंड रूल लगा के देखेंगे तो भाई ये छोटा एलिमेंट पकड़ा, फील्ड अंदर की तरफ, इस छोटे एलिमेंट के चक्कर में अंदर की तरफ, इसके चक्कर में अंदर की तरफ, सबके चक्कर में अंदर की तरफ आ रही है फील्ड। जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। कितनी होती है फील्ड, जो O पर जो फील्ड आती है दैट इज μ0I/2R। पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के चक्कर में इंटीग्रेशन से प्रूव हो जाता है ये μ0I/2R। नीचे देखिए पाई नहीं आता है इसमें, इनफाइनाइट करंट कैरिंग के चक्कर में μ0I/2πR आता है, लेकिन ये सर्कुलर है, इसके चक्कर में नीचे पाई नहीं आता है। ठीक है ना, μ0I/2R, सर्कुलर में पाई नहीं आता है। ठीक है ना, ये कई बार कंफ्यूज होता है बच्चों को। चलो पूरे सर्कुलर के चक्कर में देख ली। सर इसका अगर कोई सा पार्ट हो तो, कोई आर्क हो ना अगर, तो आर्क के चक्कर में कितना आएगा। देखो O है,
आर का रेडियस है, करंट आर आई जा रहा है, तो पता है कितना आएगा, अल्फा एंगल बना रही है ये आर्क सेंटर पे, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r अल्फा बाय 2 पाई। यार ये जो अल्फा एंगल है ये 2 पाई का कितना फ्रैक्शन है, अल्फा बाय 2 पाई। देखो जब पूरी रिंग थी तो एंगल कितना था, 2 पाई था, तब कितनी आ रही थी फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो जब एक होगा एंगल तो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r 1 बाय 2 पाई। तो जब फिर अल्फा एंगल होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2r अल्फा बाय 2 पाई, क्योंकि यार एलिमेंट्स उतने एलिमेंट्स है ना इसमें, अल्फा बाय 2 पाई के फ्रैक्शन में जितने 2 पाई में होते हैं उसके मुकाबले, तो म्यू नॉट आई बाय 2r अल्फा बाय 2 पाई, ठीक है। और वही अंदर की तरफ राइट हैंड रूल से हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखिए इसमें अपन ने ये बोला अंदर की तरफ यहां पर फील्ड होगी, ठीक है। अब इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देख लेते हैं, उससे पहले एक्सिस पे देख लेते हैं फील्ड कितनी होती है। एक्सिस पे देख लेते हैं फील्ड कितनी होती है। भाई ये सर्कुलर लूप है, ये इसका एक्सिस है, आर रेडियस है, पी पॉइंट है। मान लो ये रिंग इस पॉइंट पी पर थीटा एंगल बना रही है, ये एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो फील्ड जो आती है वो आती है म्यू नॉट आई बाय 2r साइन क्यूब थीटा, म्यू नॉट आई बाय 2r साइन क्यूब थीटा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। चेक करने का तरीका, सेंटर पे देख लो भाई, सेंटर पे अभी थोड़ी देर पहले निकाली, म्यू नॉट आई बाय 2r आनी चाहिए। सेंटर पे देखेंगे तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, सेंटर पे देखेंगे तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, साइन क्यूब 91, तो म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाएगी सेंटर पे, और जो एक्सिस पे हो जाती है म्यू नॉट आई बाय 2r साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आती है इधर, इसकी डायरेक्शन आती है इस वाली डायरेक्शन में। कैसे करते हैं, सर्कुलर के चक्कर में फील्ड निकालनी हो कभी भी, सर्कुलर एलिमेंट के चक्कर में, सर्कुलर वायर और इसके चक्कर में, तो राइट हैंड रूल अलग तरीके से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अब घूम क्या रहा है, हमने क्या सीखा था, घूम क्या रहा है, अब देखो वायर घूम रहा है तो हाथ घुमाएंगे। आप अपना राइट हैंड ऐसे घुमाओ कि वो रिंग के जो करंट जा रहा है ना, यार देखो एक चीज घूमती है तो दूसरी चीज स्ट्रेट हो जाती है, और करंट कैरिंग वायर में क्या था, करंट वायर स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम गई थी। इसमें वायर घूम लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट एरो की तरह से आ रही है, एक्सिस पे देखें तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसमें क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है, तो हाथ घुमाओ। अंगूठे को तो घुमा नहीं सकते हम, हाथ ही घुमा सकते हैं, तो हाथ घुमाओ, वही राइट हैंड रूल लेकिन अलग स्टाइल में। हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ करंट क्या लो, अंगूठा जिधर आए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अंगूठा जिधर आए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अंगूठा जिधर आए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस केस में राइट में आ रही है वो, समझ गए, ऐसे लगाया जाता है राइट हैंड रूल। इसमें हाथ घुमाओ क्योंकि ये चीज घूम रही है, राइट हैंड की तरफ आ जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मजा आ गया। अब देखिए अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं इसके चक्कर में। अब हमने जो है ना करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे ले लिया, यूं ले लिया हमने करंट कैरिंग एलिमेंट, इसमें इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से जाएगी, एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसी होगी। इसमें मान लो जो करंट है वो यूं जा रहा है, इसमें जो करंट है मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जो है इसमें यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना वो राइट हैंड के अलोंग घुमाओ तो वो ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी ये, ठीक है ना। अच्छा छोटे छोटे एलिमेंट में देखेंगे तो देखो ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फिर क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, देखो क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप, ये भी पूरा क्लोज लूप ही है, क्लोज लूप, ये भी पूरा बड़ा क्लोज लूप है। इधर देखेंगे तो ये फील्ड लाइन ऐसी आएगी, एरो मार्क करें तो वो राइट हैंड थंब रूल से आएंगे। आप राइट हैंड रूल लगाओ, आप जैसे ही राइट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल जब आप लगाओगे तो वो ऐसे एरो की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। देखो ये ऐसे एरो आ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है इस रिंग में से गुलदस्ता निकल रहा है, जैसे गुलदस्ता निकल रहा है रिंग में से, ऐसे ऐसी फील्ड लाइन, और हर एक क्लोज लूप बनाती है। डायरेक्शन वही राइट हैंड रूल्स है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ ये देखते हैं। भाई जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ होता था ना, उसके सिमिलर यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, यहाँ पर 5 करंट कैरिंग वायर्स हैं, डॉट मतलब बाहर की तरफ और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो डॉट जहां पर भी है वहां पर बाहर की तरफ करंट आ रहा है,
स्क्रीन के बाहर करंट आ रहा है और क्रॉस जहां पर है वहां स्क्रीन के अंदर करंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने एक ये इमेजिनरी लूप ले लिया, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर आप इस इमेजिनरी लूप में इंटीग्रेशन, पूरे लूप में इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करोगे तो वो म्यू नॉट समीशन आई के बराबर होगा। और ये जो समीशन आई है ये आई इनक्लोज्ड है ये। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। तो ये जो है करंट इनक्लोज्ड मान लो आप, जो इसको इस लूप के अंदर जो इसको चीरते हुए जा रहा है ना, ये वो करंट है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी किधर भी हो सकती है, नेट बी है ये, उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट देते हुए पूरे लूप में घूमेंगे तो म्यू नॉट आई इन समीशन आई इनक्लोज्ड के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए। इसका एक स्टेप्स भी होते हैं इसको लगाने के, वो देखते हैं कि कैसे स्टेप से लगाया जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ जिससे कि गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो जिससे, ठीक है ना। जैसे हमने यार वो हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ, देखो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में पूरा ई डॉट डी ए, उसमें डी ए था इज इक्वल टू समीशन क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट था। तो देखो ई के बदले बी आ गया, डी एरिया के बदले डीएल आ गया, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है, ये एरिया इंटीग्रल था। समीशन क्यू इनक्लोज के बदले करंट इनक्लोज आ गया और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बदले म्यू नॉट आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स लगाते हैं। देखो ये बी नेट बी है, ये ध्यान रखना, ये जो बी है ना नेट बी है, वो ये जो बी है ये नेट बी है, सबके चक्कर में है, और आई इनक्लोज इसके अंदर अंदर वाले ही आते हैं, जैसे गॉस लॉ में होता है, बी नेट बी है। ठीक है, चलिए पहले इसकी स्टेप्स देखते हैं, इसको स्टेप्स से लगाते हैं, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज कर रहे हैं इसलिए अपन। कंसिडर एन इमेजिनरी लूप, एम्पीरियल लूप, कोई भी एक लूप ले लो, तो हमने ये लूप ले लिया, ठीक है ना। ठीक है, असाइन अ सेंस टू द लूप यूजिंग राइट हैंड रूल, असाइन करंट अलोंग थंब एज पॉजिटिव एंड अपोजिट एज नेगेटिव। एक सेंस असाइन कर दो लूप में, जिस सेंस में हम इसको ट्रेवल करेंगे, कोई सा भी सेंस हो सकता है। मान लो हमने ये सेंस असाइन कर दिया, मान लो हमने ना ये ऐसा सेंस असाइन कर दिया कि हम ऐसे ट्रेवर्स करने वाले हैं, तो राइट हैंड लाओ, अपना राइट हैंड रूल लगाओ, हाथ इस लूप के अलोंग घुमाओ, राइट हैंड से अपना हाथ इस लूप के अलोंग घुमाओ अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ का करंट पॉजिटिव आ गया है, अंदर की तरफ का करंट पॉजिटिव आ गया है, ठीक है ना। तो थंब रूल से पॉजिटिव असाइन कर लिया, मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव, मतलब ये I2 पॉजिटिव होगा, I1 और I3 नेगेटिव होंगे क्योंकि बाहर की तरफ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कंसिडर एन एलिमेंट ऑन द लूप एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल वेयर बी इज नेट MFI एट द लोकेशन ऑफ डीएल। तो क्या करो, इसमें हर जगह एक छोटा एलिमेंट लो डीएल, छोटे छोटे एलिमेंट लो डीएल, और उधर देखो बी की वैल्यू कितनी है, मान लो बी इधर की तरफ है, तो यहाँ पर बी डॉट डीएल कर लो, फिर यहाँ लो डीएल, फिर बी डॉट डीएल कर लो, बी इधर है मान लो, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल करते जाओ पूरा। इंटीग्रेट फॉर द क्लोज लूप, इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं, पूरा इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई क्रॉसिंग। तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो क्रॉस करने वाले कौन कौन से करंट हैं, I1, I2 और I3। अब हमने सेंस ऐसा लिया है, सेंस ऐसा लिया है, तो अंदर की तरफ आने वाले करंट पॉजिटिव होंगे, तो I2 पॉजिटिव होगा, I1 नेगेटिव और I3 नेगेटिव, तो माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू। ठीक है, बी इज नेट बी ड्यू टू ऑल करंट। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो बी है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ये नेट है, I4, I5, I1, I2, I3 सबके कारण से बी है, ये सबके कारण से है। और समीशन आई समीशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप, और समीशन आई जो है वो जो इस लूप से पास हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वो ही है, उसमें बाहर वाले नहीं आएंगे, लेकिन बी नेट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। चलिए अब देखिए, एम्पियर्स लॉ इज वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप इज कांस्टेंट। जब लूप के थ्रू जो लूप एम्पीरियल लूप हमने लिया है, जैसे उधर गॉसियन सरफेस कहते थे ना, इधर एम्पीरियल लूप बोलते हैं, तो जो एम्पीरियल लूप हमने लिया है उसके थ्रू जब स्टेडी करंट जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, बेसिकली स्टेडी करंट जाएगा तभी ये होल्ड करता है, स्टेडी करंट जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर ले लिया, एम्पीरियन
लूप बना के एम्पियर लॉ लगाना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है इसके चक्कर में। तो यार एक सिमेट्रिकल लूप ले लो, एक खुद से सिमेट्रिकल लूप ले लो जहां पर इससे जो इक्वी डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस की दूरी पर है। इसमें हम अब एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी, लूप ले लिया। सेकंड, एक डायरेक्शन असाइन कर दो। भाई डायरेक्शन ऐसे असाइन कर दो, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली ये ऊपर की तरफ जो करंट जा रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब बी हमें पता है इसके कारण से टेंजेंशियल होती है, तो बी जो है टेंजेंशियल है, डीएल की डायरेक्शन में ही है बी जो है टेंजेंशियल है, डीएल की डायरेक्शन में ही है। तो देखो कितना आ जाएगा, बी डीएल, इधर बी डीएल, हर जगह बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, पूरे लूप के अक्रॉस इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना क्रॉस करके जा रहा है इस एम्पीरियल लूप को, आई करंट क्रॉस करके जा रहा है, छोटा आई करंट क्रॉस करके जा रहा है, वो पॉजिटिव है। देखो हर जगह क्योंकि सिमेट्री है और ये इनफाइनाइट वायर है, तो बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब बी की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज, तो बी बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन डीएल 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 पूरी लेंथ, कितनी लेंथ है, सर्कमफेरेंस कितना है इसका, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हमको पता भी है, यही आती है। तो देखो इस तरह से हमने एक प्रैक्टिस कर ली, ताकि रिवाइज भी हो गया कि इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने सेंस ले लिया था, डायरेक्शन ले ली, ये पॉजिटिव करंट आ गया उसके चक्कर में, फिर बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल, हर एक के बीच में एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, तो बस काम खत्म हो गया, ठीक है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। अब हम देखते हैं लॉन्ग हॉलो सिलेंडर हो, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर हो तो उसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, इसके सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका एक्सिस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके सरफेस पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, सिलेंडर के सरफेस पे करंट जा रहा है, देखो पूरा विजुलाइज हो गया, ये देखो पूरा विजुलाइज हो गया, देखो ये पूरा विजुलाइज हो गया, करंट ऐसे सरफेस से जा रहा है, ठीक है ना। अब फील्ड निकालनी है, तो यार अंदर का रीजन और बाहर का रीजन, सबसे पहले हम अंदर का रीजन ले लेते हैं, आर लेस देन आर पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, अंदर तो ये कोई करंट नहीं जा रहा अंदर से, तो सबसे पहली स्टेप एम्पीरियन लूप लेते हैं, तो एक आर डिस्टेंस छोटे आर की दूरी पर एक एम्पीरियन लूप लिया, इस एम्पीरियन लूप में एक सेंस असाइन कर लेते हैं, भाई ऐसे चलेंगे हम, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे चलेंगे, तो क्रॉस करने वाला ऊपर वाला करंट पॉजिटिव, ऐसे लूप को ट्रेवर्स करेंगे, तो भाई बी डॉट डीएल लगाओगे यार, तो बी वही इंटीग्रेशन डीएल आ जाएगा, जो कि 2 पाई छोटा आर आ जाएगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस अंदर से कितना करंट इसको चीरते हुए जा रहा है, अंदर से कितना करंट चीरते हुए जा रहा है, 0, सारा करंट तो यार बाहर से जा रहा है, अंदर इस लूप को चीरते हुए तो कुछ नहीं जा रहा, तो म्यू नॉट इंटू 0, तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बाहर की बात करते हैं भाई, आर ग्रेटर देन आर, बाहर एक पॉइंट लिया पी, तो यहां पर भी क्या करा, एम्पीरियन लूप बनाया, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाएंगे, एक सेंस ले लो, वही सेंस ले लेते हैं जिससे कि ऊपर जाने वाला करंट पॉजिटिव, ठीक है ना। तो भाई बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल लगाते जाएंगे सब जगह, बी डॉट डीएल, तो सब जगह बी और डीएल के बीच में एंगल है cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बी, क्योंकि हर जगह सिमेट्री से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, म्यू नॉट। इस बड़े लूप में से कितना करंट क्रॉस करके जा रहा है यार, सारा का सारा जा रहा है, सारा का सारा जा रहा है, तो म्यू नॉट इंटू आई, तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल आ जाएगा 2 पाई छोटा आर, 2 पाई छोटा आर, cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो जो बी की वैल्यू हो गई, जो बी की वैल्यू हो गई वो हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई छोटा आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई छोटा आर। ये बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि एक्सिस पे कोई तार रखा हो जिसमें से करंट आई जा रहा हो, जैसे एक्सिस पे कोई तार रखा हो जिसमें से कोई करंट आर जा रहा हो, उसके बराबर मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर, और डायरेक्शन भी ऐसे इस सर्कल के टेंजेंशियल आएगी, ठीक है ना, इस सर्कल के टेंजेंशियल आएगी, समझ गए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी होती है लॉन्ग होलो सिलेंडर की बाहर जितनी की उसके एक्सिस पर
कोई करंट कैरिंग वायर आई वाला रखा होता तो उसकी होती, अंदर 0 बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई छोटा r। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ग्राफ बना लेते हैं इसका। r लेस देन r पर अंदर तो b की वैल्यू 0 है और बाहर की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r है। तो ग्राफ बनाएंगे b वर्सेस r का, एक्सिस से मेजर करते हुए r को, तो पहले तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R से शुरुआत होगी यहाँ बाहर निकलते ही, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, समझ गए। यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है ग्राफ में, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये, पहले 0 और फिर बाहर ऐसे 1 बाई R की तरह से घटता हुआ। ठीक है, चलिए अब सॉलिड सिलेंडर के चक्कर में देख लेते हैं भाई। सॉलिड सिलेंडर के चक्कर में भी सेम तरह से एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो पता है फील्ड आ जाएगी इसकी। अब इसमें सॉलिड सिलेंडर है, अभी जो है ना सॉलिड सिलेंडर है, तो पता है क्या हो रहा है, पूरा सॉलिड में से करंट जा रहा है, पूरा सॉलिड में से करंट जा रहा है, अंदर भी करंट जा रहा है, सरफेस से भी जा रहा है, टोटल मिला के आई करंट जा रहा है। ठीक है ना, तो भाई आर रेडियस का है, आर लेस देन आर पर बी की वैल्यू, अब इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती, इसमें वो होती है म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू छोटा आर। ये छोटा आर है, छोटा रेडियस है ये आर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, म्यू नॉट जे बाई 2 आर। जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी दैट इज आई पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखो हॉलो शेल के अंदर हमने देखा था, हॉलो शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है जब बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। जब सॉलिड होता है, जब सॉलिड होता है ये स्फेयर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। यहां पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 नहीं है, सिमिलर केस है। ये भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि सारा का सारा पॉजिटिव क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हो। ये भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा करंट इस लाइन चार्ज लाइन वायर के अक्रॉस जा रहा हो और ये इसके एक्सिस पे रखा हो, तो सेम सिमिलैरिटी है देखो। ठीक है ना, समझ में आई बात। और देखो ये भी बाहर वैसे बर्ताव कर रहा है, ये जो आर ग्रेटर देन आर वाला पॉइंट है, आर ग्रेटर देन आर पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि यहां पर एक आई करंट वाला वायर रखा हो बीचों बीच। ये ध्यान रखने का तरीका है इसको, बाहर की तरफ सिलेंडर से बाहर निकल के ये बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे यहाँ पर कि एक इनफाइनाइट वायर रखा हो आई करंट वाला। समझ गए। इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो एक्सिस पे तो 0 हो गया, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया है, तो जे तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और फिर 1 बाय आर की तरह से ये घट रहा है, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है ना, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। तो इसमें पहले बढ़ती है फिर ये ऐसे घटती है। ठीक है, चलिए अब ये जो कैविटी वाला क्वेश्चन है ना, कई बार देखने को मिलता है। एक सिलेंडर है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, उसमें हमने एक पतला सिलेंडर की कैविटी काट दी। जैसे नहीं होता था सॉलिड स्फीयर में से यहाँ स्फेरिकल कैविटी उड़ा देते थे, ये उसका सेंटर ओ डैश और इसका सेंटर ओ, फिर अंदर फील्ड निकालनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट आती थी, यूनिफॉर्म आती थी, मतलब सब जगह सेम, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। उसी तरह से इस सिलेंडर में से एक सिलेंड्रिकल कैविटी काट दी, तो इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इसका टॉप व्यू ऐसा आएगा। इसका टॉप व्यू यहां से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा, ये इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। इसके अंदर जो फील्ड आती है वो आती है म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस ओ ओ डैश वेक्टर बाई 2। देखो सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितनी आई थी, म्यू नॉट जे आर बाय 2, वो जे क्रॉस आर आती है वो भी, तो यहां पर आर के बदले ओ डैश आ गया। तो ओ डैश जो वेक्टर है, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जे वेक्टर के साथ में, उतनी फील्ड आ गई। तो ये ओ डैश वेक्टर के परपेंडिकुलर फील्ड आएगी, तो फील्ड पता है कितनी आएगी, फील्ड इस वाली डायरेक्शन में आएगी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा सब जगह सेम मैग्नीट्यूड होगा उसका, म्यू नॉट जे बाय 2 क्रॉस ओ डैश। ये तो फील्ड हो गए, तो म्यू नॉट जे ओ डैश, ये डिस्टेंस अगर डी है तो म्यू नॉट जे डी बाय 2, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो भाई उसमें ये पूछा था कि भाई इसके अंदर तो फील्ड कितनी होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा,
देखो उसका डायरेक्शन जो है ना, ये कैविटी है तो उसका डायरेक्शन हम देखें तो ये जो ओ डैश वेक्टर होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। समझ गए? ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब देखिए कई बार हमें क्या होता है कि कुछ ऐसा लूप दे देते हैं, कुछ ऐसे लूप में हमको एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ता है। ये एक ही तार है, ये एक ही एम्पियरल लूप है और ये इसको ऐसे उंगाल के फिर यहां पर आ रहा है। तो इसमें जो बी डॉट डी एल करेंगे ना, इसमें जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आएगी हर जगह पर बी डी एल बी डी एल बी डी एल बी डी एल का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब जो आई इनक्लोज आएगा ना उसको ध्यान से लिखना होता है। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है। देखो सेकंड स्टेप क्या थी, स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप लूप तो ले लिया, सेकंड स्टेप एक डायरेक्शन असाइन करो। तो मान लो हमने ये डायरेक्शन असाइन करी लूप को ट्रेवर्स करने की, तो यूं जाएंगे तो यूं जाएंगे फिर यूं आएंगे फिर इसको उंगाल के फिर यूं आके लूप को ऐसे ट्रेवर्स करेंगे। अब आप करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन करो। देखो तो हमने इस तरीके से लिया है, इस वाले लूप में देखें तो इस तरीके से लिया है, मतलब हमने इसको जो ऐसे इसको ऐसे देखें, अगर अपन इसको ऐसे देखें, हाँ तो हमने इस तरीके से लिया है। इस लूप में राइट हैंड रूल लगाया तो इस तरीके से, मतलब अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। तो देखो इस वाले के लिए अंदर वाला पॉजिटिव हो गया क्योंकि सेंस असाइन करके राइट हैंड रूल से देखा, जैसे लूप घूम रहा है वैसे हाथ घुमाए और अंगूठे का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा। तो ये चीज होगी पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। तो यहां पर आएगा I1 फिर माइनस I2। अब इसमें देखो, अब इसमें यार सेंस पलट गया। अब इस वाले लूप को देखो तो आप सेंस पलट गया, इसका सेंस ऐसे पलट गया। ऐसे पलटने का मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव और ये चीज नेगेटिव। इसके लिए दूसरे कन्वेंशन है, इसके लिए दूसरे कन्वेंशन हो गए क्योंकि इसके लूप का सेंस अब बदल गया है। इसके लूप का सेंस यूं है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव, तो माइनस I3 प्लस I4। इस पे ये बात ध्यान रखने की होती है कि भाई आप दोनों को सेम मत ले लेना बिल्कुल एकदम, कि साहब यहाँ पर नेगेटिव वो आ रहा है जो बाहर निकल रहा है तो यहाँ भी जो बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव आएगा। नहीं, जैसे यूं क्रॉस करके इसको उंगाल के जा रहा है तो इसलिए इसमें ऐसा वाला राइट हैंड लगेगा। समझ गए? रिवाइज हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, चलिए तो अब रिवाइज करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड, और इसके बाद करेंगे फिर टॉरॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज अ क्लोजली पैक्ड हेलिकल कॉइल। तो कोई पूछ रहे डेफिनेशन तो भैया एक हेलिकल कॉइल होती है, देखी हुई है बेसिकली सोलेनॉइड। तो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, उसमें करंट फ्लो करा दो वो सोलेनॉइड हो गई। ठीक है ना, ये होती है सोलेनॉइड। अब इसके चक्कर में भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, 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 इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इसका एक्सेस होता है। इसके चक्कर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं अंदर से ऐसी, ये पूरे सब कुछ क्लोज लूप बनाती है, सारी की सारी क्लोज लूप बनाती हैं। यार मैग्नेटिक फील्ड तो अपने को पता है इसे क्लोज लूप बनाती हैं, ऐसे बड़े बड़े क्लोज लूप बनाती जाती है। ठीक है ना, चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो अब देखते हैं सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फील्ड कितनी होती है, लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होती है। तो देखो ये एक सोलेनॉइड हो गई, ठीक है, ये इसका एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कुछ अपन ऐसे करेंगे, डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस। यार करंट जिसमें बाहर आ रहा है ना उसको करंट आता हुआ, बेसिकली ये करंट जो है ना बाहर की तरफ करंट आ रहा है, देखो ये बाहर की तरफ, फिर ये करंट अंदर की तरफ घुस गया तो ये क्रॉस, फिर ये पलट के करंट इधर से बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ तो डॉट, फिर अंदर घुस गया तो क्रॉस, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ऐसे अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होती है, जनरली जो हम बात करते हैं वो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड वो होती है जिसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ है L, वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ये जो लेंथ है ये इसके रेडियस के कंपैरिजन में, अगर इसको कैपिटल L बोल लो यार कोई बात नहीं, कैपिटल L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, लंबाई ज्यादा होती है बहुत एज कंपेयर टू उसके रेडियस, उसे लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो फील्ड होती है वो देखते हैं कितनी होती है। मान लेते हैं इसमें n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो है n टर्न्स है, तो इनसाइड जो फील्ड होती है सोलेनॉइड की, जो अंदर फील्ड होती है, अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक्शियल होती है। देखो हमने इसका ये भी देखा था, फील्ड लाइंस भी देखी थी, फील्ड लाइंस एक्शियल होती है, एक्सिस के अलोंग होती है देखो, और वो राइट हैंड रूल से
निकाल लेते हैं। जैसे करंट इसमें यूं फ्लो हो रहा है, राइट हैंड रूल, करंट जैसे फ्लो हो रहा है ना, वैसे जैसे वो कॉइल में निकाला था अपन एक सर्कुलर रिंग में निकाला था, वैसे इसमें सेम डायरेक्शन निकालते हैं। यूं घुमाओ हाथ, करंट यूं फ्लो हो रहा है देखो इस केस में, तो अंगूठा राइट में, तो फील्ड भी देखो राइट में। और उसका मैग्नीट्यूड कितना, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट एन आई, वेयर आई इज द करंट। ये आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, एन है लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट तो हमारी जान पहचान है ही सही, ठीक है, अंदर, ठीक है। आउटसाइड सोलेनॉइड की बात करें तो बी जीरो होती है, सोलेनॉइड के बाहर फील्ड जीरो होती है। लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, फील्ड जीरो होती है, ठीक है। और एंड पे देखें, यहाँ एंड पे देखें ना, तो फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई बाय टू, आधी फील्ड हो जाती है यहाँ पर जो फील्ड हो जाती है वो आधी। एकदम कोनों पे देखें तो म्यू नॉट एन आई बाय टू फील्ड होती है। अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, सब जगह म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, और जस्ट कोने पे म्यू नॉट एन आई बाय टू होती है फील्ड। और बाहर कितनी होती है फील्ड, जीरो होती है। ये हम सारा डेरिवेशन जो है, मेन लेक्चर जो है, जो ईसरा लैब पे आपको मिलेगा, ईसरा लैब आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, ईसरा लैब डाउनलोड करें, वहाँ इसका पूरा डेरिवेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से सब कुछ डिराइव कराया हमने, ठीक है। यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो सोलेनॉइड की बात हो गई, लॉन्ग सोलेनॉइड। अब एक फॉर्मूला हम और देखते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग इसको पढ़ते भी हैं। मतलब ये क्या है, ये वो फॉर्मूला है जो कि एक फाइनाइट सोलेनॉइड के चक्कर में फील्ड, यहां पर इस पॉइंट पे फील्ड, अब लॉन्ग सोलेनॉइड की बात नहीं हो रही, फाइनाइट सोलेनॉइड की बात हो रही है, उसके चक्कर में यहाँ पर फील्ड कितनी होती है भाई। देखो यार, इसमें टर्न्स तो ये टर्न्स ही तो है सारे, ये सारे एक तरह से सर्कुलर टर्न्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उनके चक्कर में हम फील्ड निकाल सकते हैं। तो यह नेट फील्ड आ जाती है, कितनी आती है, वो आती है म्यू नॉट एन आई बाय टू, म्यू नॉट एन आई बाय टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये साइन जो एंगल है ये इस पॉइंट पी पर, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर है, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा, एक्सिस पे बात कर रहे हैं। म्यू नॉट एन आई बाय टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू होगा। कई बार ये फॉर्मूले का काम आ सकता है। ये फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए ये एंगल थीटा वन बना रहा है इस लाइन से, और ये कोना एंगल थीटा टू बना रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, क्योंकि इधर का पार्ट जो थीटा टू बना रहा है और इधर का पार्ट जो थीटा वन बना रहा है, दोनों फील्ड में ऐड ही कर रहे हैं, दोनों के चक्कर में फील्ड इस वाली डायरेक्शन में ही है, इसलिए प्लस का साइन आ रहा है। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है क्या। इनफाइनाइट सोलेनॉइड होती, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड होती, तो ये थीटा वन थीटा टू, लॉन्ग के लिए थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता ना, लॉन्ग सोलेनॉइड है एकदम लॉन्ग, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता। थीटा वन इक्वल टू थीटा टू 90 डिग्री रखो, तो वन प्लस वन कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई आ गया। तो देखो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर फील्ड म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा कोने पे देखते तो भाई कोने पे देखते एकदम यहाँ पर, तो थीटा वन 90 डिग्री हो जाता और थीटा टू 0 डिग्री हो जाता। एक को 1 डालो, एक को 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री डालो, एक को 0 डिग्री डालो, 1 प्लस 0 1, तो म्यू नॉट एन आई बाय टू आ जाती है कोने पर। इस फॉर्मूले से भी डिराइव करी जा सकती है वो, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि थीटा वन थीटा टू होता है, तो म्यू नॉट एन आई बाय टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। चलिए सोलेनॉइड रिवाइज्ड, वेरी गुड। अब रिवाइज करते हैं टॉरॉइड। अब देखते हैं टॉरॉइड क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है टॉरॉइड। ये टॉरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली बाउंड। तो ये एक जो है ना होलो रिंग होती है जिसपे ऐसे वायर बंधा होता है, होलो रिंग है जिसपे ऐसे वायर बांध रखा है। तो आप वो डोनट होता है ना, डोनट पे मान लो किसी ने तार लपेट दिया, वो खाने वाला डोनट होता है ना, उस पे किसी ने तार लपेट दिया ताकि उसको कोई खाए नहीं और उसको कोई छुए भी नहीं, तो उसमें से करंट फ्लो करवा दिया, कि कोई उसको छुए भी नहीं, डोनट को कोई छुए भी नहीं तो करंट फ्लो करवा दिया, तो तार बांध दिया और करंट फ्लो करवा दिया उसमें से। n टोटल टर्न्स है n। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी ने सोलेनॉइड को ऐसे मोड़ दिया, सोलेनॉइड लंबी होती है भाई, ऐसे सोलेनॉइड लंबी होती है, सोलेनॉइड को मोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो बन गया टॉरॉइड और इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है। फील्ड देखते हैं इसके चक्कर में जो फील्ड होती है
इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले। ये वायर बाहर की तरफ करंट जा रहा है, अंदर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर अंदर बाहर अंदर, ये करंट है। ये आई जो है ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, डॉट और क्रॉस। तो इसके चक्कर में जो फील्ड होती है ना, फील्ड अगर हम इसके चक्कर में देखें तो देखो इधर होती है B = 0, यहाँ पर B 0 होती है, बाहर भी B 0 होती है। तो अंदर और बाहर मतलब बीच में जो खाली रीजन है वहाँ B 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0। और जो अंदर होती है वो होती है μ0 Ni/2πr। एम्पियर सर्किट लॉ से डिराइव कर सकते हैं, μ0 Ni, आई करंट जा रहा है, बाय 2πr, μ0 Ni/2πr। समझ गए? इधर 0 इधर 0। सर अभी फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है। देखो फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है ना, तो सोलेनोइड का सिमिलर फॉर्मूला है। देखो ये अभी बताता हूं कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज रिवाइज कर रहे हैं। देखो भी अपन ये एकदम सोलेनोइड के सिमिलर जैसा फॉर्मूला है। ये कैसे विजुलाइज करते हैं देखो अपन। तो देखो ये अपना टॉरॉइड हो गया, इसके अंदर जो फील्ड लाइंस आती हैं वो कुछ ऐसी आती हैं, इसके अंदर जो फील्ड लाइंस आती है ना वो कुछ ऐसी आती हैं, ठीक है ना। अब देखो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ऐसी है, आर एवरेज रेडियस मान लिया। तो यहाँ जो फील्ड आई थी, देखो यहाँ जो फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ जो फील्ड आई थी वो आई थी B = μ0 Ni/2π छोटा r, ठीक है। यहाँ फील्ड आई थी 0 और यहाँ फील्ड आई थी 0। अब आप देखो करंट मार कर दिया, ठीक है। अब सोलेनोइड देखो, आप लॉन्ग सोलेनोइड जो थी, लॉन्ग सोलेनोइड में बाहर फील्ड कितनी आती थी 0, इधर भी फील्ड कितनी आती थी 0, अंदर फील्ड कितनी आती थी, देखो अंदर फील्ड आती थी B = μ0 छोटा Ni। यहाँ पे छोटा n होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर देखो कैपिटल N टोटल टर्न्स है, और ये एवरेज लेंथ जो है टॉरॉइड की, अगर ऐसे हम देखें घुमावदार लेंथ देखें तो वो 2πr है। तो यार ये भी देखो n/2πr, n/2πr नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो होगा एक तरह से। भाई ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यार ये भी तो कैपिटल N टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ ही आ गई एक तरह से। देखो सेम फॉर्मूला है, सोलेनोइड के बाहर इधर 0 इधर 0। टॉरॉइड कैसे बनाया था, सोलेनोइड को मोड़ के बनाया था। तो ये फील्ड लाइंस भी देखो पूरी मुड़ गई, ये फील्ड लाइंस भी पूरी गोल घूम गई एक तरह से। ये रीजन अंदर का रीजन आ गया और ये रीजन एक तरह से बाहर का रीजन आ गया। तो बाहर 0 अंदर 0, एक तरह से इसका देखो इस वाले साइड को यूं मोड़ा, तो ये एक तरह से इसने सोलेनोइड ने अंदर मोड़ने पर इसको अंदर वाला रीजन बना लिया। तो B0 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 और अंदर μ0 Ni। समझ में आई सर? समझ में आई। हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। यार एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ठीक है। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो V वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। इसके साथ मान लो ये दोनों सेम एक ही ये स्क्रीन के प्लेन में है दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड भी और V भी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान लो। तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगती है दैट इज QV क्रॉस B। QV क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमको पता है कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा, जहां पर थीटा B और V के बीच में एंगल है। सर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमको निकालना आता है राइट हैंड रूल से। फर्स्ट वेक्टर है V वेक्टर, सेकंड वेक्टर है B वेक्टर, तो राइट हैंड लाइए, V वेक्टर के अलोंग रखिए, B के अलोंग घुमाइए, B के अलोंग घुमाइए, तो देखिए बाहर की तरफ फोर्स आ रही है, बाहर की तरफ फोर्स आ रही है। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B, हमको एक चीज पता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो फोर्स होगी वो V के परपेंडिकुलर होगी और वो B के भी परपेंडिकुलर होगी। तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होती है। चलिए सर रिवाइज्ड। अब इसमें एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, प्लस Q का चार्ज है और वो V स्पीड से जा रहा है, V वेलोसिटी से जा रहा है इधर की साइड में इस इंस्टेंट पर, प्लस Q का चार्ज है। फोर्स होती है QV क्रॉस B, Q इसमें साइन के साथ जाता है, ध्यान रखना है साइन इंपॉर्टेंट है Q का। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B, V इधर B इधर ऊपर,
तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग गई है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर लग गई है पार्टिकल के ऊपर, इस इंस्टेंट पे ऊपर लग रही है। अब देखिए माइनस क्यू का पार्टिकल होता ना, वो भी v स्पीड से जाता, तो v क्रॉस b करते, v क्रॉस b ऊपर, लेकिन ये माइनस क्यू है, अभी माइनस क्यू v क्रॉस b है, तो माइनस में ये रिवीजन में हम इसलिए ले रहे हैं अभी इस एग्जाम्पल को। हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत ईजी है, ईजी है, लेकिन जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो माइनस चार्ज जब भी आए तो v क्रॉस b के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो फोर्स अभी नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो माइनस चार्ज है तो ध्यान रखना, ठीक है। ये बच्चे जनरली यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये माइनस चार्ज होता है v क्रॉस b करा खटाक से ऊपर, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए f है q v क्रॉस b के बराबर। अब देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये b इधर भी होती ना तो भी जीरो हो जाता, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है। तो वेलोसिटी और b अगर सेम लाइन के अलोंग हो, कोलिनियर हो, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, ठीक है। रिवाइज्ड, बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क होता है वो जीरो होता है। क्यों? देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी है, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो पावर जीरो। देखो पावर क्या होती है, एफ डॉट वी होती है, फोर्स ऑफ वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है तो जीरो, ठीक है। और पावर जीरो तो वर्क डन जीरो, पावर जीरो तो वर्क डन जीरो, ठीक है ना। तो वर्क डन जीरो करती है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा, ठीक है। दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन अलोन रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर कोई पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वर्क डन जीरो हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास तो दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, अगर सिर्फ अकेली मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का, जो कि स्पीड होती है। समझ गए? रिवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्क डन जीरो स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब रिवाइज करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यार ये रिवीजन वीडियो की यही तो खास बात है, देखिए हम फटाफट से सारे कंसेप्ट से गो थ्रू करते हुए जा रहे हैं। तो आप एग्जाम के पहले या कभी भी आपके पास में समय हो ना, इन लेक्चर्स को खोल के तुरंत देख लेना, मतलब ऑडियो विजुअल तरीके से विजुअलाइजेशन के साथ में रिवीजन हो रहा है। आप सोच के देखो, खटाखट खटाखट एग्जाम में टेस्ट दोगे ना तो देखना आपको रिकॉल हो जाएगा, यार सर ने ना वैसे वैसे करके बताया था, वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलिए अब इसमें केस लेते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। अब जरा मोशन एनालिसिस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। तो इसमें देखिए एक पार्टिकल लिया हमने, Q चार्ज है, M मास है इसका, इसको इधर वेलोसिटी दे दी, इस समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी। तो देखो राइट हैंड रूल लगाना, V क्रॉस B, B अंदर की तरफ है, V क्रॉस B फोर्स इधर, तो इसके ऊपर में फोर्स इधर लगेगी, तो ये फोर्स इसको है ना सर्कुलर मोशन में मूव कराएगी, ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन मूव कराएगी। हम देख भी चुके हैं, पता भी है, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। O इसका सेंटर है, सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगी। जब पार्टिकल इधर होगा वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, जब इधर होगा तो वेलोसिटी इधर, सॉरी फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, जब इधर होगा तो वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यार एंगल 90 डिग्री है तो क्यू वी बी आ जाती है फोर्स, इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है इस केस में। रेडियस कितना हो जाएगा इससे देखें तो क्यू वी से वी कट जाएगा, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, क्यू बी एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये इसका ये रेडियस है R, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू बी। टाइम पीरियड कितना होगा, एक चक्कर काटने का समय 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे एम वी बाई क्यू बी। तो देखिए 2 पाई एम बाई क्यू बी, V से V कट गया, देखिए इसमें V आ ही नहीं रहा पिक्चर में, कहीं पर भी V नहीं आ रहा, मतलब आप किसी भी वेलोसिटी से किसी भी स्पीड से फेंक दो वो सेम टाइम पीरियड का सर्कुलर मोशन करेगा। रेडियस अलग अलग हो सकता है, ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ज्यादा बड़ा सर्कुलर मोशन करेगा, ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ज्यादा बड़ा सर्कुलर मोशन करेगा,
रेडियस बड़ा हो जाएगा स्पीड ज्यादा होने पर, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड से कर रहा है ज्यादा डिस्टेंस भी कर रहा है और वो प्रोपोर्शनेट है। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, क्यू बी बाई 2πm हो जाएगी वो, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2π/t, ये हो जाएगी क्यू बी बाई एम, ये एंगुलर वेलोसिटी। आप तो ये फॉर्मूला याद रखना, mv/qb, और टाइम पीरियड का 2πm/qb, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। 2πm/qb टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जो हमने देखा था, अभी उसमें सेकंड केस ले रहे हैं जब v b के परपेंडिकुलर ना हो, जब वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर नहीं हो। अभी तो हमने v को b के परपेंडिकुलर केस देखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ रहा था। अब देखो यार, अगर b इधर है, b इधर की तरफ है, मान लो एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर है, b के पैरेलल है मान लो, तो ये क्या चल करेगा, ये तो चुपचाप सीधे से चलता जाएगा, 4-0 लगेगी, ठीक है। सीधे निकल जाएगा, 4-0 लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि v और b के बीच में एंगल 0 डिग्री है। मान लो अगर जैसे हमने एक केस अभी देखा, v जो है परपेंडिकुलर है b के, v जो है b के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ये देखिए यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मोशन करेगा, ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। अब सपोज करो दोनों कंपोनेंट हो वेलोसिटी के, अगर किसी पार्टिकल के पास में दोनों कंपोनेंट हो, v पैरेलल भी हो और v परपेंडिकुलर भी हो, तो क्या होगा देखो। तो उस केस में क्या होगा, मान लो b इधर है और v जो है इस वाली डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट होगा थीटा एंगल है, ठीक है, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v sin थीटा, पैरेलल हो जाएगा v cos थीटा। v cos थीटा तो आगे बढ़ाएगा, देखो खूबसूरती, v cos थीटा आगे बढ़ाएगा, v sin थीटा घुमाएगा, तो आगे बढ़ के घूमेगा। तो देखो ये खूबसूरती के साथ जो विजुअलाइजेशन हुआ है ना, यही तो इसकी खास बात है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का ब्लेंड हो जाए ना तो मजा आ जाता है। देखो ये देखो, आप पूरा विजुअलाइज हो गया, ऐसा पाथ बनेगा पार्टिकल का, ऐसा पाथ बनेगा। यही तो, ऐसे तो पढ़ाते हैं यार सरल में। आप पूरे लेक्चर्स देखोगे, इतना साइंटिफिक मामला है और इतने बढ़िया तरह से विजुअलाइज करके पढ़ाए कि यार कैसे बढ़िया समझ में आए। मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से आपको, मोहब्बत, ठीक है। चलो, तो ये इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये जो स्प्रिंग जैसा पाथ है ना, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, और ये एक हेलिक्स है बेसिकली, हेलिक्स, ठीक है। चलो अब इसको एनालिसिस करते हैं जरा, हेलिकल पाथ को। v के दो कंपोनेंट कर लिए, b के पैरेलल और b के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया हेलिकल पाथ, ठीक है ना, ये इसका एक्सेस हो गया। रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होता है, हम इस रेडियस की बात करें, इसको रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं। तो यार इसको रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं, तो बताओ इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो जो सर्कुलर कंपोनेंट है ना, उसका रेडियस ऑफ हेलिक्स कहलाता है। तो कोई हमसे पूछ ले यार रेडियस ऑफ हेलिक्स कितना है, तो इस सर्कुलर कंपोनेंट का रेडियस, सर्कुलर में घुमा कौन रहा है, v पैरेलल की v परपेंडिकुलर, कौन घुमा रहा है, v परपेंडिकुलर घुमा रहा है। रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है mv/qb, कौन सी v आएगी, v परपेंडिकुलर आएगी, वैल्यू डाल देते हैं mv sin θ/qb, ये रेडियस ऑफ हेलिक्स होगा, mv sin θ/qb। टाइम पीरियड निकालें तो अगर, अच्छा चलो पहले पिच निकालते हैं। हेलिक्स का पिच क्या होता है, हेलिक्स का पिच जो होता है, इट इज डिस्टेंस मूव्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, इसे पिच कहते हैं। बेसिकली ये दो टर्न्स है ना, इनके बीच में दूरी को पिच बोला जाता है, पिच, ठीक है ना। तो पिच कितना होगा यार भाई, टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी v पर पैरेलल, तो जो पिच होगा v cos थीटा इंटू टी होगा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2πr/v sin थीटा, r इक्वल टू mv sin θ/qb। तो टाइम पीरियड 2πm/qb, उतना का उतना ही आ रहा है, ये तो वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट होता है। देखो 2πm/qb को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पिच आ जाएगा वो आ जाएगा 2πmv cos θ/qb, 2πmv cos θ/qb। इसको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, वो हम डिराइव कर सकते हैं, सिंपल है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमको पता है 2πm/qb, ठीक है। चलिए पिच ऑफ द हेलिक्स आ गया। अब देखते हैं जरा, अभी तक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा भैया,
अब देखें अगर E और B, सर E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, सर B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मौजूद हों तो कितनी फोर्स लगेगी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स Fe प्लस Fb। Fe कितना होता है, Q चार्ज पार्टिकल है तो QE, और ये कितना होता है QV क्रॉस B, तो जो F हो जाएगी वो हो जाएगी QE प्लस QV क्रॉस B। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंट्ज फोर्स, QE प्लस QV क्रॉस B। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, चलिए अब कुछ केसेस रिवाइज कर लेते हैं इसके अपन। QE प्लस QV क्रॉस B दोनों मौजूद है तो सिंपल है, कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए अब मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो आप देखो V क्रॉस B वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया सर, क्योंकि V और B तो पैरेलल हैं, तो V और B पैरेलल होने के चक्कर में QV क्रॉस B तो जीरो हो गया, लेकिन QE तो लगेगी और वो E की डायरेक्शन में लगेगी, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता जाएगा। पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड बढ़ती जाएगी, इसमें स्पीड बढ़ती जाएगी, E के चक्कर में स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, आप बताना, आप पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल इट मूव। एक पार्टिकल है, E और B दोनों इधर राइट डायरेक्शन में ही हैं, एक पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ दिया, Q चार्ज है, ठीक है, बताओ किधर जाएगा और कैसे जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मान लो, सोच के देखो भाई, F होता है, F क्या होता है QE प्लस QV क्रॉस B, इनिशियल V तो जीरो है, तो इनिशियल ये तो जीरो हो गई, तो QE के चक्कर में फोर्स लगनी स्टार्ट होगी E की डायरेक्शन में, Q पॉजिटिव है तो ये पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी गेन भी कर ली, तो भी ये कंपोनेंट तो जीरो ही होगा, क्योंकि अब V B के पैरेलल है, तो इसमें भी जो पाथ होगा, इस वाले में भी जो पाथ होगा ना, इस वाले केस में, इसमें भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन विद, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इसमें इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर ये नेगेटिव Q होता तो ये पीछे की तरफ जाता, इधर जाता है ये, तो स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी, E की डायरेक्शन मूव करेगा ये। ठीक है ना, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है ना, उस पे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, इसलिए हम इसको रिवीजन में ले रहे हैं। ठीक है, देखो M, Q का पार्टिकल है, हमें ऐसी V निकालनी है सच दैट पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, देखो अभी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, तीनों परपेंडिकुलर हैं ये। देखो वेलोसिटी इधर, समझना, वेलोसिटी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड सामने स्क्रीन के बाहर। अब ऐसी स्पीड, ऐसी V की वैल्यू बतानी है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ऐसा कब होगा यार, देखो जो फोर्स लगेगी वो लगेगी QE प्लस QV क्रॉस B, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो तब मूव करेगा जब ये फोर्स जीरो हो जाएगी, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो बेसिकली QE प्लस QV क्रॉस B जीरो होनी चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए माइनस QV क्रॉस B। तो Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो E की जो वैल्यू है वो V क्रॉस B के अपोजिट होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, तो चेक कर लेते हैं, कोई सा भी चार्ज हो, प्लस हो गया माइनस हो, कट गया वो, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है, V इधर और B सामने, तो V क्रॉस B, राइट हैंड रूल, राइट हैंड, V फर्स्ट वेक्टर, B सेकंड वेक्टर, नीचे की तरफ, तो ये V क्रॉस B जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ आ रही है, और इधर माइनस साइन है, हिसाब बैठ रहा है। डायरेक्शन वाइज तो मैच कर लिया, अब मैग्नीट्यूड वाइज भी मैच होने चाहिए, ये इनका मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होना चाहिए भाई, इनका मैग्नीट्यूड भी तो बराबर है। तो देखो E का मैग्नीट्यूड तो E हो गया, और V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो गया VB। साइन 90 भी लिख लो यार, साइन 90 लिख लो, VB साइन 90, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो V की वैल्यू आ गई साइन 90, तो 1 हो गया E बाय B। क्या बात है। तो देखो जब
ये स्पीड E बाई बी के बराबर होगी तो ये पार्टिकल चुपचाप सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी सीधा का सीधा ही निकल जाएगा। इस केस में देखो E, V और B तीनों परपेंडिकुलर हैं और V इक्वल टू E, और ये इस तरह से है कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो E के अपोजिट आ रहा है, तभी तो ये फोर्सेस अपोजिट आ रही हैं, बैलेंस आउट कर रही हैं। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेट जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। तो चुपचाप कांस्टेंट स्पीड से और सेम डायरेक्शन में पार्टिकल निकल जाएगा E बाई बी के बराबर, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल पे तो वेलोसिटी सेलेक्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट काम करता है। भाई हमें B गिवन होती है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है ना, E ऊपर की तरफ है और यहाँ पर एक कलेक्टर है, बेसिकली ये पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं अभी सारे, मान लो यहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे आ रहे हैं, हमें एक वेलोसिटी के पार्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, कुछ कारण होगा, हमें एक वेलोसिटी नीडेड वेलोसिटी के पार्टिकल्स कलेक्ट करने हैं। मान लो जैसे 10 मीटर पर सेकंड है तो हम चाहते हैं कि यार 10 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स हमारे पास में आ जाएं, बाकी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो क्या होगा, हम ये एक पार्टिकल जो V नीडेड वाला है, इस E बाई वी को ऐसा सेट करेंगे हम कि वो V नीडेड के बराबर होगी। इस E बाई बी को हम ऐसा सेट करते हैं इसमें कि वो V नीडेड के बराबर होगी। तो V नीडेड जिन भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो सीधे यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, इस लोकेशन पे वो आ जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी V नीडेड से कम है, जिनकी वेलोसिटी देखो V नीडेड से कम है, वो ऊपर चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि QE इक्वल टू क्यू V नीडेड B इसके बराबर है। Q से Q तो कट गया, अब V देखो, और जो फोर्स लगेगी वो E और VB लगेगी। तो अगर V कम है, अगर V कम है तो VB भी कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज्यादा है मैग्नेटिक के कंपैरिजन में, इसलिए पार्टिकल ऊपर गया। प्लस Q की बात कर रहे हैं अपन। और इसके रिवर्स में देखें, जिसकी वेलोसिटी V नीडेड से ज्यादा होगी वो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें VB की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। ये ऐसे वेलोसिटी सेलेक्टर काम करता है, समझ में आया? तो इसमें E और B को हम ऐसा सेट करते हैं कि वो V नीडेड के बराबर हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप, इंस्ट्रूमेंट बोल लो आप, मशीन बोल लो, साइक्लोट्रॉन हम रिवाइज करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जीज। ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में काम आता है, चार्ज पार्टिकल, आयंस, ठीक है ना, उनको हाई एनर्जी में एक्सेलरेट करता है। सेटअप क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कॉम्बिनेशन, दोनों का इस्तेमाल करता है ये, ठीक है। कैसा सेटअप होता है, देखो, एक ये चेम्बर हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मान लो, ठीक है ना। इसमें दो डीज होती हैं, मेटालिक डीज होती हैं, डी, ठीक है ना, D1 D2, और ये ऑसिलेटर से कनेक्ट होती है, जो कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार इसको प्लस चार्ज देता है, एक बार इसको माइनस देता है, फिर इसको माइनस देता है, फिर इसको प्लस देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती रहती है। यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट होती है और यहाँ पर एग्जिट पोर्ट होता है, यहाँ से वो पार्टिकल बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। पार्टिकल पहले यूं घूम के आया, मान लो पार्टिकल को स्पीड दे दी, वो यूं घूम के आया, यार पार्टिकल को थोड़ा सा फेंक दिया तो यूं घूम के आ गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के प्रकोप में है वो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रकोप में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा के इधर भेज देगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रकोप में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगी। अब जब ये यहाँ पर आया उतनी देर में ऑसिलेटर ने प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले यूं थी अब वो यूं हो गई, तो फिर एक्सेलरेट करेगा वो, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। यही तो विजुअलाइजेशन की बात है यार, देखो कितना प्यारे तरीके से हम विजुअलाइज करके पढ़ रहे हैं। अब आप सोच के देखो, इसके जो पूरे पूरे लेक्चर होंगे, ये तो रिवीजन में इतने विजुअलाइजेशन से पढ़ रहे हैं, तो पूरे लेक्चर में तो क्या विजुअलाइज करके पढ़े होंगे। ई सरल ऐप में पूरे पूरे लेक्चर्स भी देख लेना, इनके मजा आ जाए, ठीक है। देखो, तो यहाँ से घूम के आया, अब फिर एक्सेलरेट करा, फिर घूम के आया, फिर एक्सेलरेट करा, फिर और ज्यादा स्पीड पे घूम के आया, स्पीड बढ़ती है ये लगातार। भाई जब ये यूं जा रहा है कि यूं जा रहा है, स्पीड बढ़ ही रही है, फिर ये यूं जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन प्लेट इसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो देखो, इसमें जो टाइम पीरियड होता है 2πm/qb होता है, तो टाइम पीरियड तो स्पीड के इंडिपेंडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन QB/2πm, इसके
रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई इसकी, QB/2πm, ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी पे घुमाता है ये पार्टिकल को, ये स्पीड के इंडिपेंडेंट है। साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में भी, वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। साइक्लोट्रॉन uses the fact that frequency of revolution of charged particle in magnetic field is independent of its speed और radius of orbit। तो जो फ्रीक्वेंसी है देखो वो रेडियस और स्पीड के इंडिपेंडेंट है, तभी तो सेम टाइम में घूम के वापस आ जा रहा है। और इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एफ ऑसिलेटर बोले हैं, तो साइक्लोट्रॉन में हम एफ ऑसिलेटर इक्वल टू एफ सी के बराबर रखते हैं, इन दोनों को बराबर सेट रखते हैं ताकि जितनी देर में घूम के आए उतनी देर में इसकी पोलैरिटी बदल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर घूम के आए फिर बदल जाए, फिर घूम के आए फिर बदल जाए, फिर घूम के आए फिर बदल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी। इसे रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल है कि टाइम पीरियड, एक तो ये फ्रीक्वेंसी बोल लो, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, और एफ ऑसिलेशन इक्वल टू एफ सी रखते हैं। एफ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर रखते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब रिवाइज करेंगे हम हॉल इफेक्ट। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो नाम दे हॉल इफेक्ट, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना वो कई बार पूछा जा चुका है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, बिना नाम लिए पूछा जा चुका है, ये जेई में पूछा जा चुका है ये कई बार। देखो मैग्नेटिक फील्ड ली अंदर की तरफ, समझना, और एक कंडक्टर ले लिया मान लो, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फ्लो कर रहे हैं, वैसे तो नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल्स इधर डिफ्लेक्ट होंगे इस वाली साइड और पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर डिफ्लेक्ट होंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव इधर जमा हो जाएंगे और नेगेटिव इधर जमा हो जाएंगे। भाई QVB की फोर्स लगेगी ना, और अपोजिट चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव इधर भग गए नेगेटिव इधर भग गए। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव के भगने से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। देखो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब वो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करेगी। भाई देखो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो QVB लग रही है, ये फोर्स QE इंटरनल लग रही है। तो जैसे जैसे जमा होते जाएंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, फिर और जमा नहीं होंगे यहाँ पर। भाई जब जैसे जैसे और जमा होते जाएंगे, ये पॉजिटिव 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 और जमा हो गए, नेगेटिव 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 और जमा हो गए, तो ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स Q और ये जो चार्ज पार्टिकल है मान लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इनकी वेलोसिटी है VD, मान लो VD, तो QVDB मैग्नेटिक फोर्स, QE इंटरनल ये फोर्स, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्टेबल कंडीशन आएगी, फिर पार्टिकल सीधा का सीधा जाएगा। तो देखो ये दोनों जब बराबर हो गए तो Q से Q कट गया, VDB sin 90 इक्वल टू E के बराबर हो गया। E इंटरनल की वैल्यू आ गई VD इंटू बी, VD इंटू इसकी मैग्नेटिक फील्ड है मान लो B, तो VD इंटू बी। अब देखो इस E इंटरनल के चक्कर में, इस E इंटरनल के चक्कर में ये डिस्टेंस अगर हम D मान लें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। यार होगा ही सही ना, जिसको हम हॉल पोटेंशियल बोलते हैं। नेगेटिव एक साइड जमा हो गया, पॉजिटिव एक साइड जमा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इंटरनल अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आएगा E इंटरनल इंटू डी के बराबर, E इंटरनल इंटू डी के बराबर। E इंटरनल की वैल्यू डाल दी VD इंटू बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लो इसको, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट जिससे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो VBD हॉल वोल्टेज आ गया, इसे हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। समझ में आई बात ये? तो E इंटरनल जब ये VB के बराबर हो गई तो स्टेडी स्टेट आ गई और यहां पर एक हॉल वोल्टेज जनरेट हो गई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है ना उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। तो एक करंट एलिमेंट लिया, एक वायर लिया, उसका एक टुकड़ा लिया DL लेंथ का, I करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ली किस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगेगी इस छोटू एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी I DL क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट है I DL क्रॉस B, ठीक है। अब सर अगर B यूनिफॉर्म है और वायर स्ट्रेट है, B यूनिफॉर्म है, सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, छोटे एलिमेंट पे तो देख ली I DL क्रॉस B,
बी यूनिफॉर्म है, वायर स्ट्रेट है, एल लेंथ का वायर है, तो जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट आई एल क्रॉस बी। बी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन दोनों में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे सर, राइट हैंड रूल। पहला वेक्टर है एल वेक्टर, एल वेक्टर उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस सेंस में करंट जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, ठीक है। तो देखो एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, देखो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, तो एल क्रॉस बी राइट हैंड से लगाना, एल क्रॉस बी, नीचे की तरफ फोर्स आ रही है, देखो नीचे की तरफ फोर्स आ रही है इस वायर के ऊपर में। एक और रिवाइज करने वाली बात, क्रॉस प्रोडक्ट है तो देखो फोर्स लेंथ के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों वेक्टर्स इस केस में तो आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि एल और बी भी परपेंडिकुलर है। लेकिन एल और बी ना भी हो परपेंडिकुलर तो भी जो फोर्स है वो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर तो आएगी ही सही, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल बी, आई एल बी, आई एल बी। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, इस केस में तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात। अब बी यूनिफॉर्म है और कोई आर्बिट्ररी शेप का वायर है, मान लो बी अंदर की तरफ है, इधर की तरफ है बी, ठीक है ना, और ये ऐसा रैंडम शेप का वायर है, तो इसमें क्या करते हैं सर, अभी तक तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पड़ा है, लेकिन अगर बी यूनिफॉर्म है ना तो इस स्ट्रेट वायर को इस रैंडम वायर को हम जो कि पी और क्यू पॉइंट के बीच में, इसको अपन एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड पॉइंट से कनेक्ट करके इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी, जहां पर एल जो है, एल वेक्टर जो है वेक्टर ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स है, तो पी से क्यू ज्वाइन करने वाला वही सेम उतनी मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। उसके लिए क्या होना चाहिए, बी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। की पॉइंट देखते हैं, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप ड्यू टू यूनिफॉर्म बी इज जीरो। अगर एक यूनिफॉर्म बी है, मतलब सब जगह बी की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो क्लोज लूप के ऊपर, ऐसा जो क्लोज लूप है उसके ऊपर में नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगती है, एफ नेट जीरो लगती है। क्लोज लूप के ऊपर किसी भी शेप का हो, बी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जीरो लगती है नेट फोर्स, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत खटाखट रिवीजन करते जा रहे हैं, देखो सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में जो है ना छपते चले जाएंगे, विजुअली भी आपको दिख रहा है, तो आप कभी क्या फॉर्मूला भूलोगे नहीं, कभी भी कोई चीज आई तुरंत स्ट्राइक करी, हाँ यार मैंने रिवीजन वीडियो में देखा था, फटाफट ये चीज होती है, ठीक। चलिए मान लीजिए फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, I1 I2 करंट जा रहे हैं, डिस्टेंस d है। अब इनके बीच में कितनी फोर्स होती है वो हमको देखनी है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। यार एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स कितनी होती है, वो पहला केस अपन ले रहे हैं व्हेन वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वायर्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो देखो जो फोर्स आती है पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी ये लेंथ एल ले लें अपन, तो एफ पर यूनिट लेंथ, इसकी पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स आती है वो आती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखें, डिराइव भी कर सकते हैं बट डिराइव करने में टाइम लगता है, तो याद रखें म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। याद रखने का तरीका, यार देखो करंट ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए करंट न्यूमरेटर में आ रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा होएगा तो फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स भी कम हो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। सर मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन देखते हैं, देखो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, तो की पॉइंट है सेम डायरेक्शन करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट डायरेक्शन करंट्स रिपेल ईच अदर। चार्जेस का उल्टा होता है, इसमें चार्जेस का सेंस के उल्टा होता है, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट करते हैं, तो जो सेम डायरेक्शन करंट है ना वो एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर 2 वाला 1 वाले पे एफ फोर्स लगा रहा है तो 1 वाला भी 2 पे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एफ फोर्स लगाएगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दोनों वायर एक दूसरे को खींचेंगे खुद की तरफ, ठीक है। सेम करंट होते हैं, तो अपोजिट करंट में ये रिपेल करेंगे, इसके ऊपर अगर एफ फोर्स इधर लग रही है तो इसके ऊपर भी एफ फोर्स इधर लगेगी, इस वाली डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ना करंट, इसलिए रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रिवाइज्ड एम्पियर जो है वो इसी के उससे डिफाइन करा गया है। देखिए बोर्ड्स में कई बार एम्पियर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसलिए उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता है मामला, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी।
तो यार I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर रख देंगे और डिस्टेंस 1 मीटर ले लेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7। फोर्स पर यूनिट 2 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगी। देखो ना 1 1 और ये 1, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 2 कट जाएगा, मतलब 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 आ गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ एम्पियर इस फॉर्मूले के हिसाब से गवर्न होती है। चलिए बहुत अच्छी बात। नाउ केस 2 लेते हैं, जब वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये I1 और ये I2, ये डिस्टेंस मान लो है R1, ये डिस्टेंस मान लो है एंड का R2, तो जो फोर्स हो जाती है वो हो जाती है म्यू नॉट I1 और I2 अपॉन 2 पाई ln, लॉग वाला ln है ये, R2 बाय R1, ln R2 बाय R1। इसको इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है हर छोटा छोटा एलिमेंट पे। I1 के चक्कर में पहले फील्ड लिख लो B1, छोटा एलिमेंट dl का पता है, I dl क्रॉस B लगा के इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln R2 बाय R1। ये फॉर्मूला भले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें ln आता है, लॉग आता है इसमें, ठीक है ना, ln आता है। ठीक है, समझ गए, इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं अभी अपन। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई। अभी टॉर्क वॉर्क हमको समझने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट समझना पड़ेगा। तो मान लो कोई एक लूप है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, A उसका एरिया है, ये जो इसका एरिया है ये एरिया है A, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं अपन, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर, I इंटू ए वेक्टर। कई किताबों में इसको M वेक्टर, छोटे m वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको म्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो I इंटू ए वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप हो गया, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। अब सर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही राइट हैंड रूल से। जिस सेंस में ये घूम रहा है ना, जिस सेंस में ये घूम रहा है, जैसे मान लो ये लूप स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है, स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है, अब आप इसमें राइट हैंड रूल लगाओ। राइट हैंड रूल ऐसे लगाओ आप, जैसे करंट घूम रहा है ना वैसे राइट हैंड घुमाओ। तो ये जो अंगूठा जो है ना, देखो ये जो अंगूठा है वो मेरी तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, वो स्क्रीन के आपके डायरेक्शन से देखोगे तो वो स्क्रीन के अंदर की तरफ आ रहा है, आगे स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो ये एरिया वेक्टर स्क्रीन के अंदर हो गया। स्क्रीन के अंदर को अपन माइनस के कैप माने तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा वो माइनस के कैप आ जाएगा अंदर की तरफ, राइट हैंड रूल चल रहा है, ठीक है। तो I इंटू एरिया, अगर n टर्न्स है, मान लो अगर n टर्न्स है इसमें, मान लो अगर ऐसे n टर्न्स है ना, ये तो एक टर्न था, n टर्न्स है तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n I इंटू ए वेक्टर एक लूप का एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे अपन ने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, उसी सिमिलर तर्ज पे मैग्नेटिक मोमेंट है ये, NIA, A इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। चलिए अब इस पर टॉर्क देखते हैं। तो देखो जब डायपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो टॉर्क आ रहा था P क्रॉस E। अब मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो गैस करो कितना आएगा, बिल्कुल सही है, म्यू क्रॉस बी। डायपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये इसका देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में एनालॉजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग है ये, पी के बदले म्यू आ गया। देखो अभी पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी वही आएगा, जो जैसे माइनस पी डॉट ई तो इसमें माइनस म्यू डॉट बी। ऐसे सिमिलर फॉर्मूले आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट एनालॉग पूरे मेन लेक्चर में जो पढ़ाया ना उसमें पूरा एनालॉग भी बताया है। जैसे डायपोल मोमेंट के चक्कर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट के चक्कर में करंट कैरिंग लूप ले, अगर सर्कुलर लूप, तो उसके भी सिमिलर फॉर्मूले ही आते हैं पूरे, ठीक है। चलिए म्यू क्रॉस बी टॉर्क हुआ, म्यू क्रॉस बी, बहुत बढ़िया। की पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू अलाइन म्यू अलोंग बी फ्रॉम स्मॉलर एंगल साइड। जैसा टॉर्क डायपोल मोमेंट पे लगता था वैसे मैग्नेटिक मोमेंट पे भी लगेगा। तो ये बी अपनी तरफ इसको अलाइन करने की कोशिश करेगी। देखो ये म्यू वेक्टर है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसको अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश कर रही है छोटे एंगल से, तो ये इसको ऐसे अलाइन कर लेगी, ठीक है ना, छोटा एंगल से। छोटा एंगल मतलब देखो इसमें दो एंगल है, ये एंगल हो सकता है कि बड़ा एंगल हो सकता है, तो छोटा एंगल से अलाइनमेंट होगा, छोटा एंगल से अलाइनमेंट होगा, ठीक है, छोटे एंगल से होते हुए अपनी तरफ अलाइन कर लेगी, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब देखिए म्यू और बी सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0, टॉर्क 0, तो इस केस में जो है टॉर्क की वैल्यू 0 आ गई, टॉर्क 0 हो गया, ठीक है भाई।
तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अपोजिट है इसके ये, तो भी टॉर्क तो जीरो ही है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे ना, थोड़ा सा भी मूव कराएंगे तो ये घूमकर ऐसे अलाइन हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, रिवाइज्ड। अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीज समझ लेते हैं। देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r हैज n टर्न्स एंड करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B मेक्स एंगल 30 डिग्री विद नॉर्मल ऑफ कॉइल, फाइंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो यार देखो, एक ये कॉइल ले ली हमने, इसमें n टर्न्स हैं, रेडियस r है, करंट I जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड B जो है इसके नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हमें टॉर्क निकालना है। तो यार देखो, इसका म्यू वेक्टर किधर होगा, हमें पता है इसका जो म्यू वेक्टर होगा, आप राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल से हाथ घुमाओ करंट की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो देखो, इसका जो म्यू वेक्टर हो गया ना, इसका जो म्यू वेक्टर हो गया वो ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे ऐसे हो गया म्यू वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, टॉर्क तो होता है भाई, टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा म्यू बी साइन 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू करंट इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एन टर्न्स हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एन भी आएगा एक, तो ये यहाँ पर एक एन भी आएगा, ये म्यू हो गया, बी की वैल्यू बी है और साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो इतना टॉर्क लग रहा है, इतना मैग्नीट्यूड का। और ये इस रिंग को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है कि ये म्यू बी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ये रिंग जो है, ये जो रिंग है ना, ये रिंग जो है ये ऐसे अलाइन हो जाए, ये ऐसे अलाइन हो जाए, तो ये म्यू वेक्टर भी देखो, जो ये म्यू वेक्टर था, ये जो म्यू वेक्टर ऐसे था वो बी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ये म्यू वेक्टर, समझ गए। देखो, इसको ऐसे घुमाने की चेष्टा करेगी ये, ठीक है सर, रिवाइज हो गया, समझ में भी आ गया। तो ध्यान रखना, म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज। तो यार, कोई चार्ज अगर घूम रहा है तो उसके चक्कर में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है। तो देखो, मान लो एक क्यू चार्ज है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, इस आर रेडियस का सर्कल एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, एम मास का चार्ज पार्टिकल है, मतलब क्यू चार्ज है और एम उसका मास है, ठीक है ना। ये घूम रहा है, मान लो ओमेगा से घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, तो एक तरह से करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इसका, मैग्नेटिक मूवमेंट वही आई इंटू एरिया, आई होगा चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज है क्यू और उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वो सब ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इसमें आती है ना, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इसमें आता है, म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, ये सारी बॉडीज के लिए होल्ड करता है। क्या रिलेशन है ये, म्यू क्या है, सारी बॉडीज जिनका यूनिफॉर्म चार्ज और जिनका यूनिफॉर्म मास हो, यूनिफॉर्म चार्ज एंड यूनिफॉर्म मास हो, उनके लिए रिलेशन होल्ड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एल हो गया एंगुलर मोमेंटम, जो एल है ना वो एंगुलर मोमेंटम है। तो म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m। इससे कई सारी डिफिकल्ट चीजों का म्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो डिस्क है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम का कैपिटल एम का मास है, ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर मोमेंटम पता है इसका, ये सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता है, म्यू आसानी से आ जाएगा इस रिलेशन से, म्यू बाय एल इक्वल टू क्यू बाय 2m। कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बस। फिर कोई रैंडम शेप की बॉडी भी हो, उसका भी अपन एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद में मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट में तो क्या इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन इसमें खटाक से आता है, म्यू बाय एल इक्वल टू क्यू बाय 2m, क्यू बाय 2m, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं जरा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखते हैं। देखो, गैल्वेनोमीटर रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से बता देता है करंट किधर से आ रहा है, और ये करंट मेजर भी करके बता देता है, ठीक है ना। तो देखो, इसकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है, ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक ये सिलेंड्रिकल कोर होता है जिसके ऊपर एक तार ऐसे हम लपेट के रखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर अंदर एक स्प्रिंग होती है, और यहाँ पर एक जो कांटा होता है, पॉइंटर होता है, ये बताता है कि करंट इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सिलेंड्रिकल कोर के होने के चक्कर में परपेंडिकुलर होती है। कई बार पूछ लिया जाता है सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन जो कोर है ना, ये जो सिलेंड्रिकल दिख रहा है, इसका पर्पस क्या होता है।
बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये फील्ड को रेडियल बनाता है एक तो, और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, इस कॉइल का, ये जो तार जा रहा है उसका और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है, ठीक है। देखिए तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, जब इसमें करंट आई फ्लो करता है, जब इसमें करंट आई फ्लो करता है तो इसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है, म्यू क्रॉस बी। तो म्यू की वैल्यू एन आई ए, एन टर्न्स है, आई करंट जा रहा है और इसका एरिया है ए, ठीक है। तो और एंगल कितना है, 90 डिग्री है म्यू और बी के बीच में। देखिए म्यू तो इस पॉइंटर के अक्रॉस है, बी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस पॉइंटर की लाइन में है बेसिकली म्यू, तो हमेशा ही इसके परपेंडिकुलर, इस कॉइल के। तो ऐसा डिफ्लेक्शन आ जाता है, स्लोली करके भी आता है, तेज भी आ जाता है, ठीक है ना, मतलब बाद में डिपेंड करता है डैम्पनिंग अंदर कैसी है, ठीक है ना। तो ये एकदम से डिफ्लेक्शन आके यहाँ स्टेबल हो जाता है, तो हमें करंट भी पता पड़ जाता है और उसका डायरेक्शन भी पता पड़ जाता है, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू होती है एन आई ए बी। देखो तो एन आई ए हो गया, म्यू की वैल्यू, बी की वैल्यू बी, और इनके एंगल 90 डिग्री। तो एन आई ए बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एन आई ए बी, एन आई ए बी, ठीक है, टॉर्क। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए टॉर्क एन आई ए बी हो गया, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आई क्या है, करंट इन कॉइल, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का एरिया, ये जो ऐसे कोर के अराउंड लिपट रही ना उसका एरिया, और बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए ये इसका जो टॉर्क लगता है ना, इसको बैलेंस करता है इस स्प्रिंग का टॉर्क। ये जो स्प्रिंग है ना, इसका टॉर्क बैलेंस करता है, स्प्रिंग का टॉर्क बैलेंस करता है। तो यार स्प्रिंग लगी होती है, ये मान लो थीटा एंगल घूमा, ये मान लो थीटा एंगल घूमा, तो जो स्प्रिंग का टॉर्क होता है, काउंटर टॉर्क जो होता है बेसिकली, वो के थीटा के बराबर होता है। ये थीटा एंगल तब घूम जाती है सुई है, और ये अंदर स्प्रिंग जो टॉर्शनल स्प्रिंग होती है, ये अपने टॉर्क से इसको यहाँ रोक लेती है, काउंटर टॉर्क से, उल्टे टॉर्क से, ठीक ना। तो भाई जो थीटा हुआ, थीटा हो गया एन आई ए बी बाय के, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। देखो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इन तारों में, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा ये थीटा होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा ये थीटा होगा, ठीक है ना। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होना भी चाहिए था। ये डिफ्लेक्शन होता है, ये थीटा जो है डिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए दो टर्म्स इसमें ना इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होती है करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है, मतलब थीटा बाय आई। तो थीटा बाय आई कितना हो जाएगा, एन ए बी बाय के, थीटा बाय आई हो जाएगा एन ए बी बाय के। और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बाय वी। यार वोल्टेज का सोर्स लगाया होगा तभी तो करंट जा रहा होगा इसमें से, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा एन ए बी बाय के आर। आई देखो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई आर। तो थीटा बाई आई की वैल्यू तो एन ए बी बाई के, और R का R आ गया। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इस रेजिस्टेंस का, इस कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस, इस कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एन ए बी बाई के आर। समझ गए, करंट सेंसिटिविटी समझ में आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आई सर, अच्छे से समझ में आ गए दोनों, ठीक है। अब देखो एक कई बार थोड़ा सा हाई लेवल की चीज भी रिवाइज कर लें, अगर हम देखो एन अगर हमने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने बढ़ा दिए ना, तो पता है करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एन बढ़ाने के साथ में रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। मान लो एन हमने डबल कर दिए, लेंथ इसकी डबल कर दी, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया। तो डबल बाय डबल इज नो चेंज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर कि यार नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से कौन सी चीज बढ़ जाती है, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो देखो हमने पूरा जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर रिवाइज कर लिया। आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको सारे फॉर्मूले इसके याद हो जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते जाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट।